नमस्कार, मैं सपन चौधरी कलकत्ता से। एज यू ऑल नो मी, आई वर्क एज ए कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर एंड माय जॉब एज एन इन्फ्लुएंसर इज टू ब्रिंग द इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन केबल एंड ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री। तो वही इंफॉर्मेशन लेकर आप लोग को सामने रखना, ताकि इंफॉर्मेशन को लेकर के ही आप अपना बिजनेस का जो भी प्लान प्रोग्राम है उसको लेकर आगे चल सको। तो आज के एपिसोड में कुछ ब्लैटेंट इशू लेके मैं आप लोग का सामने आऊंगा। क्लियर कट वो चीज आप लोग को सामने रखना। जो चीज अच्छा नहीं लगता लेकिन दैट्स ए फैक्ट, वो चीज सामने रख के आप लोग का सामने बात करूंगा। मेरा आज का जो गेस्ट है मिस्टर भूषण गवनकर ऑफ पुणे, उन्होंने कुछ बात आप लोग के सामने रखेंगे, तो पहले देख लीजिए। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो एक्चुअली ज्वलंत प्रश्न है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि दादा क्या होगा 3-4 साल के बाद, क्या केबल सरवाइव करेगा या डीटीएच सरवाइव करेगा। ये दो विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहला जो है कि क्या केबल सरवाइव कर सकेगा 3-4 साल या 5 साल। अभी ये जो प्रश्न है इस पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि जैसे ही हम लोग केबल बोलते हैं हम लोग काफ़ी हद तक उसको कॉम्प्लिकेट ऑलरेडी बना देते हैं। केबल कंप्राइजेस ऑफ लॉट ऑफ थिंग। केबल में ब्रॉडबैंड भी आता है, केबल में नॉन लीनियर भी आता है, लीनियर भी आता है, काफी कुछ चीज है। मगर एक टर्मिनोलॉजी केबल टीवी करके यूज हुई है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो एक माइंडसेट बन गया। इसमें हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि लीनियर टीवी। तो पहली बात तो यह है कि लीनियर टीवी यस विल डेफिनेटली सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप इस मुझे नहीं दिख रहा है कि 10 साल में लीनियर टीवी हिलने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 ईयर्स। लीनियर टीवी शायद नहीं हिलेगी। 15 साल भी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी अलग अलग चेंज होती है, पर लीनियर फॉर्मेट जो है ये कंटेंट फॉर्मेट है। ये एक्सेप्टेंस है लोगों का। लोगों को वो कंटेंट चाहिए, तो वो कंटेंट हिलने वाला नहीं। तो लीनियर टीवी सर्वाइव करेगा फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ व्हेन इट कम्स टू ये लीनियर टीवी किस प्लेटफॉर्म से चलने वाला है, अब यहां एक दूसरा प्रश्न आ गया। ये लीनियर टीवी कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएगा। वो अगर वन वे प्लेटफॉर्म पे है तो वन वे प्लेटफॉर्म शायद रिडंडेंट होगा आज से उस समय में। और उसको 4 साल लग सकते, 3 साल लग सकते, 5 साल लग सकते, ये तो मैं आज बोल नहीं सकता हूं। मगर वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम का जो नेटवर्क रहेगा ये रिडंडेंट हो जाएगा। ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो शायद ये आंसर आपको मिला रहेगा। आज के दिन जितने नेटवर्क वन वे कम्युनिकेशन वाले हैं और वो फुल यूटिलाइजेशन में नहीं चल रहे, तो कहीं ना कहीं वो रिडंडेंट समय से हो जाएंगे। जिसके पास 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम के नेटवर्क है और वो फुल सर्विसेज उसके पास चल रही है, तो ये समय के साथ चलते रहेगी। आपकी जो दुकान है, केबल ऑपरेटर बोलो, ब्रॉडबैंड ऑपरेटर की बोलो, दुकान किसकी है? तो आपकी दुकान बोलेगा तो आपका नेटवर्क ये आपका दुकान है। उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप जिस दिन करेंगे, एक दुकान डाल के बैठा है, दुकानदार क्या करता है? दुकान खोल देता है और सामान भर देता है, यही तो करता है। तो जितना सामान वो भरेगा और जितनी वैरायटी की उसके पास सामान रहेगा तो कस्टमर उसके पास आता है। वही एक दुकान है, दुकान डाल के बैठा है मगर कुछ लिमिटेड सामान लेके बैठा है। कस्टमर आया, एक चीज आपके पास मिलती है उसको, वो बोलता है मेरे को ये दूसरी चीज है, बोलते नहीं है अवेलेबल है, चलो रुको मैं दूसरे से लेके आता हूँ। वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। आप भी कभी एक दुकानदार के पास जाते हो और दुकानदार से पूछते हो कि मेरे को भाई ये चीज चाहिए, और वो बोलता है कि दादा मेरे पास नहीं है या शायद मैं नहीं रखता हूं, तो आप दुकानदार के पास वापस जाते नहीं हो। सेम आपका हाल है। आपका नेटवर्क आपका दुकान है। ये दुकान में जो भी इकोसिस्टम में अवेलेबल है ये आपके पास होना चाहिए। ये पहली बात। आज के दिन जो ऑपरेटर्स वन वे कम्युनिकेशन ट्रैफिक पे धंधा कर रहे हैं, तो वो नेटवर्क रिडंडेंट होते जाएगा, क्योंकि वो नेटवर्क में क्षमता ही नहीं है कि जितने आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, आज के दिन जितने प्रोडक्ट्स हैं, जितने आने वाले समय में प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, वो नेटवर्क कैरी नहीं कर पाएगा। अब अगर वो 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है तो जितनी भी उसमें
सर्विसेज आप डाल सकते हो, वो आपका नेटवर्क जो जो सर्विसेज कैरी करता है, कर सकता है, उसकी जो क्षमता है, वो सब सर्विसेज आपके पास होने चाहिए। आपकी दुकान में इसलिए सब सामान रखो जो आप वो कस्टमर को दे सकते हो, तो दूसरे के पास जाएगा क्यों? नहीं जाएगा। तो आपके क्वेश्चंस को तो मैंने आंसर कर दिया कि भाई केबल टीवी सरवाइव करेगा कि नहीं, लीनियर टीवी सरवाइव करेगा, वन वे सिस्टम सरवाइव नहीं करेगा। वन वे सिस्टम की जगह टू वे सिस्टम आएगा। इट्स एज सिंपल एज दिस। फिर उसमें वो वन वे सिस्टम में आप टू वे सिस्टम में आप आपका लीनियर कंटेंट आरएफ पे छोड़ते हो, यानी केबल का छोड़ते हो या आईपीटीवी का छोड़ते हो, ये आपका डिसीजन है। जहां से आपको 2 पैसा ज्यादा निकलने वाला रहेगा तो आप वो डिसीजन लेंगे। अगर आपके कस्टमर के पास एंड्रॉइड स्मार्ट या फायर स्टिक नहीं है और डब्बा लगाना है, एंड्रॉइड डब्बा लगाना है नॉन लीनियर के लिए, तो वो कस्टमर आपको 2 डब्बा लगाने की परमिशन शायद नहीं देगा। तो अगर एक डब्बे पे काम करना है तभी जाके वो आईपीटीवी में है। इसलिए आपको अभी अस्ती कदम देके रेडीनेस होना है। ये आपका जो धंधा है आपको नेक्स्ट 15 साल के लिए चलाना है, और 15 साल का जो काम है आपको एक दिन में तो होगा नहीं या 2 दिन में होगा नहीं। इसके आज से शुरुआत करेंगे तो आप शायद 1 साल के बाद एक पोजीशन में आके खड़े रहेंगे, फिर 2 साल के बाद एकदम मजबूत हो जाएंगे, तो भी जाके अगले 10 साल, अगले 12 साल आप उसमें से काफी कुछ निकाल सकोगे। इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम अगर ये पूरी इंडस्ट्री की देखी, वो केबल की देखो या ब्रॉडबैंड की, तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम बना है बिजनेस मॉडल को लेके। अगर ये ग्रो नहीं कर रहा है तो ये बिजनेस मॉडल को लेके। अब हमारा बिजनेस मॉडल क्या है? केबल का बिजनेस मॉडल, हम लोग केबल की चर्चा करते हैं, केबल का बिजनेस मॉडल B2B मॉडल है, ब्रॉडबैंड का बिजनेस मॉडल B2B मॉडल। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो एक लेवल पे सर्विस देता है ऑपरेटर के एंड तक। ऑपरेटर के एंड से लेके कस्टमर के एंड तक को पूरा नेटवर्क का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरे वो ऑपरेटर को करना पड़ता है। अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? उसको मार्केटिंग करना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसका स्टाफ का एडमिनिस्ट्रेशन उसको करना पड़ता है, उसको कंप्लेंट हैंडल करना पड़ता है, उसको कलेक्शन करना पड़ता है। यानी जितना भी धंधे का काम रिलेटेड है, एक तो रिटेंशन ऑफ द कस्टमर एंड एक्सपांशन और गेटिंग न्यू कस्टमर्स, ये दोनों काम उस पे ही आ रहा है। पीछे से B2B धंधे पे है कि एक्टिवेट हो गया, पोर्टल दे दिया, एक्टिवेशन ले लिया, वहां से शुरुआत हो गई। अभी ये क्यों? तो ये ऑपरेटर को जो सपोर्ट चाहिए, जो ये ऑपरेटर को जो लैक करता है, उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे से अगर उसका प्रिंसिपल कंपनी जो है वो अगर नहीं सपोर्ट में रहेगा तो ये काम आगे बढ़ाएगा कैसे? इसकी अभी एक क्षमता है। सेम दूसरा अगर हम लोग ब्रॉडबैंड देखें तो ब्रॉडबैंड में भी यही प्रॉब्लम चालू है। ISP लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेटर तक पहुंच गए, वहां से उसका नेटवर्क चालू हो गया, जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी झमेले हैं, सब यहां तक ये ऑपरेटर के सर पे आके खड़े। अब ऐसा क्यों? ये इसका मेन कारण है रेवेन्यू शेयर। अब ये मॉडल फाइनेंशियली अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंशियल मॉडल कैसे है? ऑपरेटर का डिमांड है कम से कम रेट में उसको पैकेजेस चाहिए, केबल में कम से कम रेट में उसको पैकेज चाहिए। अब वो रेट से MRP जो है या जो रेट में कस्टमर को दिया जाता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो मार्जिन तो डिसाइड होना चाहिए ना कि भाई इतना चार्ज करो, इसके ऊपर मत जाओ, नहीं तो कस्टमर लेगा नहीं या कस्टमर छोड़ के जाएगा। बस पैकेज बढ़ते जा रहे हैं, पैकेज बढ़ते जा रहे हैं, पैकेज किसके लिए बढ़ते जा रहे हैं? ब्रॉडकास्टर रेट थोड़ा सा बढ़ाता है, थोड़ा रेट बढ़ने के बाद पैकेज रेट बढ़ेगा, पैकेज रेट बढ़ने के बाद जाहिर है कि ऑपरेटर को एक हायर रेट में आएगा जो भी रेट है, और उससे फिर कस्टमर के पास जाएगा। मगर कस्टमर से अगर ऑलरेडी आप 400 रुपया ले रहे हो, जहां आपको पैकेज आ रहा है 110, 120, 130, 150 में, तो 250 रुपया, मीन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन? फिर वो 150 रुपये का अगर 175 रुपया होता है तो ग्राउंड में हंगामा होता है। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट केबल। दूसरा वे में अगर हम लोग देखते हैं ब्रॉडबैंड में,
ब्रॉडबैंड में जितने भी लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स हैं उनका एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को 60%, 65%, 70% रेवेन्यू शेयर चाहिए। मान लिया, और आईएसपी है भी जो 70% तक रेवेन्यू शेयर दिए है। एवरेज करने जाए तो 60-40 का रेवेन्यू शेयर होता है, यानी 60% ऑपरेटर का, 40% आईएसपी का। ये जो बिजनेस मॉडल है दादा, अभी मैं समझाता हूं कि हर प्रोडक्ट, अभी हम केबल और ब्रॉडबैंड से जरा परे होके दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, पहला होता है एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो रहती है कोई और कंपनी। तो कंपनी उसकी कॉस्ट मांगेगी कि नहीं मांगेगी? वो प्रोडक्ट तो जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो कंज्यूम होता है एंड यूजर। लास्ट जो एंड यूजर होता है वही तो पैसा देता है, वो कंज्यूम करता है, खाएगा पिएगा जो भी है उसके लिए वो पैसा देता है। अब वो जो भी पैसा दिया रहता है उसमें हिस्सेदार कितने? तो जिसने वो प्रोडक्ट बनाया उसको तो पैसा जाना है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको प्रोसेस करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट आपके पास आता है, आप उस पर क्या प्रोसेस करते हो और आप उसको डिलीवर करते हो, यही चेन है। तो आप अगर 60% लेके बैठो, 50% लेके बैठो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो पीछे प्रोडक्ट बनने से, प्रोसेस करने से, आप तक लाने से जो मशीनरी इन्वॉल्व है, जो लोग इन्वॉल्व है, वो कैसे सरवाइव करेंगे? तो मोटा मोटा मेरे हिसाब से, कोई बोलता तो नहीं है, ये पूरे मार्केटिंग वगैरह ये लोग ने निकाल ही दिया, क्योंकि उस पर खर्चा कौन करेगा? खर्चा करने के लिए इनके पास कुछ बचना भी तो चाहिए। आज मोटा मोटा देखेंगे ब्रॉडबैंड में और केबल में, अगर दोनों की तरफ से देखेंगे, करीबन 30 से लेके 40% जो भी रेवेन्यू कस्टमर देता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर कस्टमर ने 100 रुपया दिया तो 30 से 40 रुपया वो एक्चुअली जो प्रोड्यूसर होता है, जैसे इंटरनेट कंपनी जिससे इंटरनेट लेती है, आईएसपी जिससे इंटरनेट परचेस करती है, या एमएसओ जिससे ब्रॉडकास्टर से परचेस करता है, उसको करीबन 30 से लेके 40 रुपए तक आउट ऑफ द 100 ही अर्न्स उसको देना है। चलो हम पकड़ के चलते दोनों के बीच में 35%, 35 रुपया वो दे दिया उसने, आप 60%, 65% आप मांगते हो, चलो आपको 60% दे दिया, बचा कितना? 5%। भी वो पॉइंट से उसका जो पूरा प्रोसेसिंग चार्जेस है, यानी कंट्रोल रूम है, उसका आदमी लोग का पगार है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर वो पॉइंट से एलसीओ पॉइंट तक थर्ड पार्टी का लीज लाइन लेके वहां तक पहुंचना है, उसको मेंटेन करना है, आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की है उसका इंटरेस्ट भरना है, कैसे कवर अप करेंगे? तो इसलिए भाई आपको प्रोडक्ट दे दिया, आप जानो, आपके कस्टमर जाने, ये दोनों फील्ड में यही चल रहा है। और इसके लिए जब तक ये मॉडल इंप्लीमेंटेड है, ग्रोथ दिख नहीं रही है, क्योंकि उस पर काम करने के लिए जो मशीनरी है, खर्चा करेगा कौन? ऑपरेटर, एमएसओ और आईएसपी के हिसाब से भाई जितना देना था हम दे चुके, अभी आपको जो करना है करो। आप अगर कर नहीं सकते तो करने वाला कौन है? आप उसमें से स्पेंड नहीं कर सकते तो स्पेंड करने वाला कौन? आप अगर मेजॉरिटी 60% ऑफ द रेवेन्यू लेके बैठेंगे तो ये जो खर्चा करना है, ये जो मार्केटिंग पे खर्चा करना है, ये एक्चुअली सोचने पे विचार करना है या स्ट्रैटेजी पे काम करना है, ये करने वाले के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा लगेगा। सो दिस इज वेयर द एंटायर प्रॉब्लम इज, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अगर बॉडी के 4 हिस्सेदार है, तो बॉडी का कोई भी पार्ट में अगर कुछ हर्ट होता है तो बॉडी के दूसरे, तीसरे, चौथे पार्ट में उसकी वेदना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पर आज के दिन आप देखेंगे, हम बोलते तो है स्टेक ओनर ऑफ द सेम इंडस्ट्री, मगर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इज लीस्ट बॉदर्ड, ऑपरेटर को क्या होता है? ब्रॉडकास्टर इज लीस्ट बॉदर्ड, ऑपरेटर को क्या होता है? दर्द ऑपरेटर के लेवल पे है, वो दर्द लेके ना गवर्नमेंट काम कर रहा है ना ब्रॉडकास्टर काम कर रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर रेट बता, क्या ब्रॉडकास्टर के पास हर महीने में एमएसओ से एमएसआर रिपोर्ट नहीं जाता है? क्या ब्रॉडकास्टर को मालूम नहीं है कि इंडस्ट्री के कंज्यूमर शिफ्ट हो रहे हैं? हर महीने में एक एमएसआर, मंथली सब्सक्राइबर रिपोर्ट, हर महीने में एमएसओ को मैंडेटरी देना पड़ता है ब्रॉडकास्टर को, जिसमें 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख के
4 तारीख के एक्टिवेटेड आपका जो कस्टमर बेस है एक्टिवेट काउंट देना पड़ता है विथ पैकेजेस, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हर ब्रॉडकास्टर के पास हर एमएसओ गए कई सालों से दे रहा है। तो इसका वो रिपोर्ट से ये समझ में आता है कि लास्ट महीने में कितने कस्टमर थे, ये महीने में कितने कस्टमर है, कितने कस्टमर ने क्या लिया, कितने कस्टमर ने कितने भूखे मारे। तो जब ये रिपोर्ट ही सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी के पास ऑलरेडी है, उसके बाद फिर वो बॉडी बोलती है कि नहीं रेट बनाना है। तो सोचना आपको चाहिए वेदर यू कंसीडर दिस एज अ स्टेक ओनर ऑफ द सेम इंडस्ट्री, क्योंकि एक बॉडी रहेगी तो कहीं भी पिंच होता है, कहीं भी दर्द होता है, दूसरे को अंदाज होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। क्योंकि जो भी पैसे का लेन देन है अल्टीमेटली ये स्टेक ओनिंग में ये लाइन है ना, सबको वो पैसा चाहिए जो कस्टमर दे रहा है। एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी। देयर हैज टू बी ब्रेनस्टॉर्म विद गुड पीपल जो इसके बारे में सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो सकता है, जिसमें एलसीओ पार्टिसिपेशन रहेगा, एमएसओ पार्टिसिपेशन रहेगा, ब्रॉडबैंड ऑपरेटर पार्टिसिपेशन लगाना पड़ेगा, आईएसपी पार्टिसिपेशन लगाना पड़ेगा, एग्जैक्ट कॉस्ट हैज टू वर्क आउट, बोथ द टीम्स हैज टू वर्क टुगेदर, रिस्पांसिबिलिटी हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन बोथ द टीम्स। आज के दिन अगर एमएसओ का बंदा जैसे एलसीओ का अगर 10 कस्टमर टूटता है तो एलसीओ का कायम का गया, तो 10 कस्टमर टोटल गया, मगर वही एलसीओ पे एमएसओ की तरफ से एक आदमी अकाउंट होल्डर रहता है। वो आदमी क्या करता है, वो एलसीओ के अगर समझो कि 10, 20, 50 कस्टमर टूटते हैं और एक एलसीओ उसको कनेक्ट करके देता है, वो नंबर सेम रखता है। तो अकाउंटेबल कौन है? अकाउंटेबल ये आदमी तो है नहीं। तो जब तक एमएसओ यानी कॉर्पोरेट बंदा और लास्ट माइल का बंदा जब इस साथ में नहीं काम करेगा तो ये इंडस्ट्री बढ़ेगी कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या है दोनों सेक्टर में, ब्रॉडबैंड में भी है और केबल में भी है। इसको जितना जल्द बड़े लोग बैठ के तय करें, ऑपरेटर उसको सपोर्ट करे, राइट पैसा ऑपरेटर के पास जाना चाहिए, राइट पैसा आईएसपी के पास जाना चाहिए और राइट पैसा एमएसओ के पास जाना चाहिए, तभी जाके हम सब लोग सरवाइव कर सके। तो दादा इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, मगर मोटा मोटा मैंने सब जगह देखा है, जो भी एलसीओ आईएसपी की मीटिंग है या एलसीओ एमएसओ की मीटिंग है, भाई रेट पे ही चर्चा होती है कि मेरे को कितना मिलता है। प्लीज कम आउट ऑफ दिस, यू हैव टू बी मोर सेंसिबल, यूज योर सेंस, यू हैव टू बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों के धंधे एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। अब सुने ना उन्होंने क्या बोला, कुछ फैक्ट्स कुछ ट्रूथ आप लोग का सामने रखा गया, जो बिजनेस का इनसाइड इश्यूज है, जो चीज लेके सोचना चाहिए, जो चीज बात होना चाहिए, जो सामने रखना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन ऑपरेटर बोलिए, इंडस्ट्री का अदर स्टेक होल्डर बोलिए, कोई भी वो चीज सामने नहीं रख के या उसका सोल्यूशन नहीं करते हुए बिजनेस चला रहा है, और इसीलिए ये बिजनेस डे बाय डे ये पीछे जा रहा है। तो टाइम हैज कम, ये आज का जो एपिसोड ये सुनते हुए देखते हुए ये समझ में आ गया, टाइम हैज कम दैट ऑल स्टेक होल्डर शुड रीडिफाइन एंड रीथिंक ये जो बिजनेस का जो मॉडल है, ये बिजनेस का जो इश्यूज है और जो अप्रोच रहेगा, ताकि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म आगे दिन में 15, 20, 25 साल तक केबल ऑपरेटर ये काम कर सकता है। अदर स्टेक होल्डर जो भी इस इंडस्ट्री में है, चाहे वो ब्रॉडबैंड, चाहे वो केबल टीवी ऑपरेटर हो या एमएसओ हो, वो लोग भी इसको आगे लेके चल पड़े। तो यही बात रखते हुए मैं सपन चौधरी आप लोग से विदाई लेता हूं। मैं फिर आऊंगा, फिर लौट के आऊंगा कुछ नया इश्यू लेके, नया एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।